Good morning and welcome everyone. I'm Jatin Verma. So guys, this is daily The Hindu News Analysis for 2nd of December 2019. तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं. प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स दे हाइक रेट्स, प्रीपेड यूजर्स टू बी हिट. तो प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स के बारे में हम काफी टाइम से देखते आ रहे थे कि लॉस में चल रही हैं कंपनीज. उस लॉस को ब्रिज करने के लिए अब रेट्स हैव फाइनली बीन इंक्रीज्ड. देन निर्भया रेप केस से रिलेटेड न्यूज है, तमिलनाडु गैंग रेप, तो विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन विक्टिमाइजेशन, एनसीआरबी डेटा क्या कहता है, ये सारी चीजें आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं. उसके बाद दिस एडिटोरियल ग्लिमर ऑफ होप एंड देन टाइम टू एक्ट. द इकोनॉमी नीड्स अ मीनिंगफुल पॉलिसी रिस्पॉन्स विद स्टेप्स टू इंक्रीज कंजम्पशन. देन मेकिंग एयर इंडियाज दिस इन्वेस्टमेंट वर्क. ये सारे एडिटोरियल्स हैं. कमिंग टू द एडिटोरियल समरी क्विकली, दिस इज द जिस्ट ऑफ द एडिटोरियल्स. SIT रिपोर्ट ऑन 1984 सिख रॉयट्स पे ये कहना है, may ensure substantive justice and highlight the need of separate law for mass murders. mass murders के लिए एक separate law इंडिया में होना चाहिए. कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था, बट कम्युनल वायलेंस बिल यूपीए यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान अपोज किया गया था उस टाइम पे. देन स्लोअर जीडीपी एक्सपेंशन, स्टैग्नेशन, इन्वेस्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाईलाइट्स द नीड ऑफ मीनिंगफुल पॉलिसी रिफॉर्म्स. स्लोअर जीडीपी एक्सपेंशन, stagnating investment and shrinking of manufacturing sector. Then the lack of a strategic and operational direction has made Air India's disinvestment difficult. There is a need for induction of a professional management with an effective leadership and a sound financial package. Induction of a professional management with an effective leadership and a sound financial package is needed here. Then the rule of law, trust in government will help India to achieve $5 trillion US dollar economy. Rule of law. क्यों रूल ऑफ लॉ? जो हमने वोडाफोन केस में ट्रस्ट डेफिसिट देखा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, सिविल लॉ, टैक्सेशन लॉ, ऑल दोज थिंग्स आर being referred to over here. Trust in the government will help. ट्रस्ट इन दी गवर्नमेंट मतलब पॉलिसी रोल बैक्स बार बार नहीं होने चाहिए. वंस यू कम अप विद अ पॉलिसी, दैट पॉलिसी शुड स्टे. देन AMR इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज. तो AMR के बारे में, यहाँ पे डिजीज के बारे में बात हो रही है. देन देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स टू फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल प्रॉब्लम इफेक्टिवली. कमिंग हियर, प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हाइक रेट्स, प्रीपेड यूजर्स टू बी द वर्स्ट हिट हियर. टेलीकॉम्स आर सैडल्ड विद अ डेट ऑफ 7 लाख करोड़ रुपीस. जो बिडिंग हुई थी जिसमें CAG ने ये कहा था कि सरकार को अराउंड 2,76,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, जो सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एलोकेशन जो कहा जाता है उसमें. लेकिन उस दौरान जो बिडिंग करी गई, हाईएस्ट बिडिंग कंपनी वाज गिवन दी स्पेक्ट्रम. उसकी वजह से अब हुआ क्या है कि टेलीकॉम कंपनीज के लॉसेस इंक्रीज हो गए हैं. यानी कि टेलीकॉम कंपनीज, वोडाफोन एटसेट्रा ने उस टाइम 2G 3G स्पेक्ट्रम को बिड करने के लिए सबसे ज्यादा बिडिंग करी. जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा बिडिंग करी उसने सबसे ज्यादा बैंक से लोन लिए, और जिस कंपनी ने बैंक से लोन लिए वो क्योंकि अब लॉस हो रहे हैं तो बैंकों के NPAs बैंक्स के इंक्रीज होते जा रहे हैं. बैंक्स आर नॉट गेटिंग द रिपेमेंट ऑन देयर लोन्स. इसी की वजह से अब कंपनीज सख्ते में है. ऊपर से जियो का अराइवल जो हुआ, जियो की वजह से, जियो मोबाइल फोन कंपनी की वजह से वोडाफोन, आइडिया एटसेट्रा, इनमें मर्जर वगैरह की बातें होने लगी. मर्जर हुआ एक दो कंपनीज का, लेकिन फिर भी लॉसेस की भरपाई नहीं की जा पा रही थी. अभी इसीलिए क्या किया गया है, इंडस्ट्री बॉडी CII एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, दे हैव रिटन टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री seeking relief for companies over the rupees 1.47 लाख करोड़ स्टैट्यूटरी ड्यूज. यानी कि जो सरकार की तरफ ड्यूज जरूरी है, जो सरकार को एनुअल लाइसेंसिंग फी या शेयरिंग फॉर्मूला के तहत जो पैसा देना जरूरी है, उसमें रिलैक्सेशन मांग रही हैं ये कंपनीज. तो हम अगर CAG के उसको जो एलिगेशन को चैलेंज करें कि क्या वाकई ही 2,76,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था, अगर हम ये देखें कि उस टाइम पे अगर सरकार ज्यादा पैसे वसूलती भी, अगर सरकार अग्रेसिव बिडिंग के जरिए ज्यादा कलेक्शन कर भी लेती, तो आज सरकार को वेवर देने पड़ रहे हैं. जो भी एक्सेसिव
जो किया गया था कलेक्शन थ्रू दी एलोकेशन ऑफ 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, काफी ज्यादा पैसे उस टाइम पे इकट्ठे किए जाते थे। फिस्कल डेफिसिट में 3G स्पेक्ट्रम और 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होता था, लेकिन अब वही पैसे की भरपाई सरकार को करने को कहा जा रहा है। चाहे सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस की भरपाई करे या फिर इनको कंसेशन दे कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जो इन्हें पे कर रहे हैं वो इन्हें देर से पे करने पड़ेंगे। CII president in his letter sought revisiting the current revenue sharing business model where the government is paid a pre-decided share out of income generated from using scarce natural resources, replacing it with competitive and transparent model that also addresses the possible adverse impacts on banks having exposure to telecom sector or sectors with such business। रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल को रीविजिट करने को कहा जा रहा है। तो पहले अग्रेसिव बिडिंग होती थी, वो भी कंपनीज को नहीं सही लगा, फिर उसके बाद रेवेन्यू शेयरिंग लाया गया, वो भी नहीं सही लग रहा है। अब सरकार से रियायत मांगी जा रही है। नाउ a robust vibrant ecosystem of the telecom service providers is critical, that is the drive towards a less cash based economy and larger digital India program। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने पिछले दिनों देखा था, बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें, Supreme Court had instructed telecom companies to deposit the dues sought by the government in 3 months in accordance with the court's order backing a broader definition of adjusted gross revenue। फिकी ने जो इंडस्ट्रियल चैम्बर ने लेटर लिखा है उसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने की वजह से, इंटरवीन करने की वजह से ग्रेट डील ऑफ कंसर्न हो गया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, राइट। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आर इन a spot and the companies which are part of the overall telecom ecosystem, they are facing the worst of the times। It will not only lead to the collapse of the telecom sector but will also have a cascading effect on several other sectors including power sector, steel and railways। मतलब सरकार को एक वैसे परसुएड, क्या बोलेंगे, ब्लैकमेल किया जा रहा है यहाँ पे कि आप हमारी मदद करो, नहीं तो पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं तो इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें थोड़ी सी सरकार को ढील देनी पड़ेगी। द डेट रिडन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज नो एपेटाइट लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन नेटवर्क्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो ये कितना अच्छा काम है। देखो, बैंक से 10,000 करोड़ लोन लो, कंपनी चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो बैंक के पैसे देना बंद कर दो और सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। तो ये इसे हम बोलते हैं विजय माल्या ट्रिक्स, राइट। नाउ डॉट हैज बीन इन डिस्प्यूट विद कैरियर्स, टेलीकॉम कैरियर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक डिस्प्यूट चल रही है फॉर नियरली 16 ईयर्स ओवर द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइसेंस फॉर फीस बेस्ड ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे कि अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कम या ज्यादा होता है तो फिर यह फॉर्मूला रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का फॉर्मूला सेट कर दिया गया है, उससे कंपनीज जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनीज आर नाउ सेइंग दैट दे वुड हैव टू डू दिस एंड दैट, राइट। बेसिस AGR basis which license and spectrum usage charges fee are paid by telecom companies to the government. While telecom companies have argued that AGR should include only telecom services related revenue, AGR should include only telecom service related revenue. DOT has maintained that non-core sources such as renting the telecom tower, profit on sale of fixed assets, dividend, interest and miscellaneous income should be included as well। टेलीकॉम कंपनीज को, ये जो टेलीकॉम कंपनीज का ये दावा था या फिर जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दिस, जिस वजह से रेवेन्यू इन कंपनीज के लिए अराउंड 1,50,000 करोड़ रुपीस सरकार को और देने होंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सरकार को नहीं दे पा रही हैं या सरकार को देना है तो इन्होंने कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पास ऑन कर दिया, राइट। तो ये फेज है एक इंडियन इंडस्ट्री का। चैलेंजेस इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, लैक ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेमी रूरल एंड रूरल एरियाज, ह्यूज इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट टू एंटर सेमी रूरल एंड रूरल एरियाज, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर एंड रोड्स, financial health of the sector, overall sector revenue has dropped,
dropped in voice and data revenue per user. Gross revenue has dropped by 15% to 20% for the year 2017-18 over the previous year. High competition and tariff war चल रहा है क्योंकि जियो के आने की वजह से सरकार या फिर TRAI जियो को ये एक रियायत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्या रियायत दी जा रही है? पहले तो ये है कि जियो एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 10 रुपीज आ रही है तो आप उसे 8 रुपीज पे नहीं बेच सकते, इसे बोला जाता है फ्लोर प्राइस। लेकिन जियो अपनी सर्विसेज को फ्लोर प्राइस से नीचे बेच रहा है, जिसकी वजह से वोडाफोन एटसेट्रा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वोडाफोन की कॉस्ट ऑफ सर्विस 10 रुपीज है, 10 रुपीज है या फिर 12 रुपीज है। अब जियो अगर उसे 8 रुपीज पे बेचेगा या फिर जीरो पे बेच रहा था 2016 से, तो जीरो पे अगर बेच रहा था तो उसकी वजह से कंपनीज को नुकसान हो रहा था और नुकसान होते चले गया। और आज हालत ये है कि टैरिफ वॉर के चलते पहले तो वोडाफोन आइडिया मर्जर हुआ, फिर उसके बाद जो हमने देखा कि एयरसेल का भी कुछ ये सब होने लगा कि टैरिफ वॉर और इन सब के चलते लॉसेज होने लगे। अब ये हालत हो गई है कि बाकी कंपनीज आर ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। एक और बड़ा चैलेंज ये है लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी, लेस देन 40% स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू यूरोपियन नेशन। इसीलिए हमारा क्या होता है कि 399 रुपीज का प्लान तो हम लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती, 2G जो है वो 0.5G हो जाती है। लेस देन 50% एज कंपेयर टू चाइना। गवर्नमेंट ऑक्शन स्पेक्ट्रम एट एन एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट which makes it difficult for the mobile operators। अब यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर CAG हैं विनोद राय, उन्होंने जो कहा था कि 2,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान देखो, उसमें करप्शन तो थी, लेकिन अगर सरकार आज 2,76,000 करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुकी होती तो कंपनीज का नुकसान भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ चुका होता, राइट। तो सरकार का यह बयान उस समय सही था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो बिडिंग करी गई है या फिर ओपन बिडिंग की जगह अगर रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला लगाया जाता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग से जितना रेवेन्यू होगा टेलीकॉम कंपनीज को उतना ही सरकार के साथ में शेयर करना पड़ेगा, ना कि डिमांड ज्यादा एक्सपेक्ट करते हुए बिडिंग में ज्यादा बोली लगा दी और बाद में कलेक्शन यदि कम होगी तो अल्टीमेटली टेलीकॉम कंपनीज जो है बैंक्स का पैसा नहीं देंगी, वो बैंक्स को मना कर देंगी, राइट। तो पुअर फिक्स्ड लाइन पेनिट्रेशन, हाई रेट ऑफ वे कॉस्ट, sometimes state governments charge a huge amount for permitting the laying of fiber। जो BSNL की पहले ऑप्टिकल फाइबर लाइंस डाली जाती थी उनके लिए राइट ऑफ वे लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। जो हम देखते हैं कि डिगिंग होती है, जो सड़क को जो तोड़ा जाता है, ये सब खोदा जाता है लेइंग ऑफ लाइंस के लिए, अंडरग्राउंड लाइंस के लिए, उसमें सरकार, राज्य सरकारें भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक जोक चलता है कि जहां पे नई सड़क बनती है वहां पे BSNL वाले या फिर MTNL वाले आ जाते हैं, राइट। और वो इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर PWD का होता है उसने जो घूस खाया है उसकी भी गलतियां छुपाते हैं, क्योंकि सड़क अगर बनेगी उससे पहले की सड़क इंस्पेक्ट होगी तो पहले ही BSNL वाले उसको तोड़ देंगे, तो ये पता ही नहीं लगेगा कि कितना कंक्रीट था उसमें और कितना रिक्वायर्ड रेशो था। तो सरकारें जो है इससे पैसा मांगती है टेलीकॉम कंपनीज से, इसलिए टेलीकॉम कंपनीज घाटे में चल रही हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, lack of telecom infrastructure in semi rural and semi urban areas, semi rural and rural areas। इसके लिए यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया है, राइट। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेक्टर, हाई कंपटीशन एंड टैरिफ वॉर, जियो इफेक्ट इसे बोलते हैं। जियो इफेक्ट बाकियों के लिए मरो इफेक्ट, बाकी कंपनीज इसकी वजह से प्रॉब्लम में है, राइट। देन लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी, पुअर फिक्स्ड लाइन पेनिट्रेशन, हाई रेट ऑफ वे। लाइसेंस फी ऑफ 8% ऑफ adjusted gross revenue including 5% as the universal service levy is one of the highest in the world. Low broadband penetration, delays in the rollout of innovative products and services, non-conducive environment resulting out of government policies and regulations, lack of trained personnel to operate and maintain the lack of trained personnel to operate and maintain cellular infrastructure। ओवर दी टॉप सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप आने की वजह से या ओला, वाइबर, बाकी सारे जो ओवर दी टॉप सर्विसेज हैं उनके आने की वजह से उनको कोई परमिशन नहीं चाहिए, और इस वजह से जो कंपनीज का पहले SMS रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू कम होने लग गया, और भी वैसे जो रेवेन्यू था, डेटा कॉलिंग होने लग गई आजकल, तो कॉल टैरिफ जीरो हो गए। इंडिया इज बिकमिंग अ डेटा कंट्री। डेटा जैसे कि US वगैरह में डेटा कॉलिंग ही चलती है, हमारे यहाँ पे भी ये सब आ रहा है। तो दिस हैम्पर्स द रेवेन्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। बड़ा सवाल,
हु इज अ फार्मर? एक स्कैंडल इसमें याद आता है। अमिताभ बच्चन जब ओबीसी कोटा के तहत बच्चन कैटेगरी को यूपी में जमीन दी गई थी, क्योंकि ओबीसी कैटेगरीज में बच्चन भी आते हैं, तो अमिताभ बच्चन ने ये एफिडेविट फाइल किया था कि वो एक गरीब किसान है, उसके चलते उनको हजारों एकड़ लैंड दी गई थी। आज वो सवाल उसको रिवर्स करें, हु इज अ फार्मर? गवर्नमेंट आज भी इस डिलेमा में है कि फार्मर एक्चुअली है कौन। इसी के चलते अमिताभ बच्चन जैसे बड़े किसान जो हैं वो जमीन ले जाते हैं, और गरीब किसान जिसे हम रियौत कहते हैं, जिसे हम टिलर कहते हैं, एक्चुअल टिलर ऑफ द लैंड, उसके पास में जमीन नहीं है। Such an ambiguity has serious implications for the design and beneficiaries of schemes meant to help them. Who is a farmer? What is the government's definition of farmer? And how many farmers are there in India by that definition? अब सरकार ये तो कह रही है डबल करेंगे फार्मर्स की इनकम, लेकिन पहले ये तो पता लगा लो कि फार्मर है कौन। Government's ambiguity, it has serious implications for design and beneficiaries of the scheme meant to help them, including its फ्लैगशिप प्राइम मिनिस्टर किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इस स्कीम के अंडर जो बेनिफिशियरीज जो रहेंगे उनका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए फार्मर को डिफाइन करना जरूरी है इन ऑर्डर फॉर टारगेटिंग दिस। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इवेडेड गिविंग एनी डेफिनेशन, उन्होंने अवॉइड किया कि कोई डेफिनेशन ऑफ अ फार्मर एंड इंस्टेड स्टेटेड एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट। तो ये दिक्कत है हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि एमएसपी हैज बीन इंक्रीज टू 150% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि 100 रुपीज है तो फार्मर को 150 रुपीज दिए जाएंगे एज पर दी फॉर्मूला डिवाइज्ड बाय कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। लेकिन उस फॉर्मूला में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें फार्मर की जो खुद की लैंड है या जो फैमिली लेबर है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, लैंड की रेंटल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। Minister stated center provides income support to all farmer families who own cultivable lands, who own the cultivable land, that is via PM Kisan. If the farmer definition linked to ownership of land, अगर ये ओनरशिप ऑफ जिन फार्मर्स के पास में लैंड है उनको इनकम सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन जिनके पास में लैंड नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जमीन है, मैंने अपनी जमीन ठेके पे किसी किसान को दे दी, तो मेरे पास इनकम सपोर्ट आ जाएगी पीएम किसान के तहत, लेकिन जो किसान एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इफ द फार्मर इशू नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स डू नॉट नेसेसरली इक्वेट विद द नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स, द डेयरी फार्मर्स, फिशर फॉक, fruit and flower growers, as well as the landless households, landless agricultural workers who cultivate the land belonging to others would not fit into a narrow definition. National Policy for Farmers, MS स्वामीनाथन ने 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के हेड रहते हुए ये नेशनल पॉलिसी के लिए एक ड्राफ्ट दिया था, लेकिन उसे सेंटर ने अप्रूव भी किया था 2007 में। The term farmer will refer to a person according to that policy actively engaged in the economic and livelihood activities of growing crops, यानी कि जो एक्चुअल में फील्ड पे काम कर रहा है उसी को फार्मर कहा जाएगा, ना कि सिर्फ कैटेगरी के बेसिस पे अगर कोई निवासी है गांव का उसको फार्मर कहा जाएगा। एंड प्रोड्यूसिंग अदर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड विल इंक्लूड all agricultural operational holders, cultivators, agricultural laborers, sharecroppers, tenants, poultry and livestock rearers, fishers, beekeepers, gardeners, pastoralists, non-corporate planters and planting laborers, as well as persons engaged in various farming related occupations such as sericulture, vermiculture, यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट जरूरी है। अभी आप इससे ये पूरा ये समझ में तो बैठ गया होगा कि जो एक्टिवली एंगेज्ड हैं। अब कोई फार्मर ऐसे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स की शॉप ओपन करके बैठे हैं या पेस्टिसाइड्स की शॉप, जिन्होंने रिच फार्मर्स ने शॉप ओपन कर ली, या कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने उसी गांव में रहते हुए ट्रैक्टर की एजेंसी ले ली, महिंद्रा ट्रैक्टर्स की, या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हार्वेस्टर वगैरह बनाने के लिए वेल्डिंग के कारखाने खोल लिए। उनको फार्मर की कैटेगरी में नहीं आने दिया चाहिए। अब ये एक डबल वैमी है, हम अपने बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब उसका दिक्कत ये है कि जो एक्चुअल में फार्मर है, एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है, जिसे हम अंग्रेजों के जमाने में रियौत कहते थे, एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड को, उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसको पीएम किसान के तहत बेनिफिट मिलेंगे।
The term will also include tribal families, persons engaged in shifting cultivation and in collection, use and sale of minor and non-timber forest produce. Need is to substantially increase the net income of farmers and develop support services for them using that comprehensive definition. The definition of a farmer has practical implications. There is a deliberate dragging of the feet, यानी कि गवर्नमेंट जानबूझ के अपना जो पैर है वो पीछे हटा रही है टू अवॉइड दिस प्री एग्जिस्टिंग ऑफिशियल डेफिनेशन विच इज देयर इन ब्लैक एंड वाइट. तो ये अंग्रेजों के जमाने से वही डेफिनेशन चल रही है. तो लैंड रिफॉर्म्स 2.0 के लिए हम कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स 2.0 की जरूरत है. भूमि आवंटन, लैंड एलोकेशन दोबारा से होना चाहिए. लैंड एलोकेशन तो होना चाहिए, लेकिन ये स्कीम्स की टारगेटिंग के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स 2.0 में ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टूर होना चाहिए. हम ये कहते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, लैंड रिफॉर्म्स 2.0 की बात करते हैं इसमें. लेकिन एक्चुअल जो चीजें हैं वो ये हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग और ये सब चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है लैंड रिफॉर्म्स 2.0 में. और जो एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है, ही शुड बी आइडेंटिफाइड एज द रियल बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीएम प्रधानमंत्री किसान. नहीं तो फिर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे लोग इन स्कीम्स का फायदा लेते रहेंगे, राइट. और ये पॉइंट क्या है, मैं बार बार ये नाम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो रिच किसान है, जो अमीर किसान है, उसके पास में अवेयरनेस है. ही इज अ लॉबिस्ट हेयर. रिच फार्मर्स आर लॉबिस्ट हेयर. और भी बड़े बड़े इश्यूज हैं. एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन 10AA, एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिया जाता है, सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टैक्स्ड इन इंडिया. यानी कि अगर मैं एक किसान हूं और मैं दिल्ली में यहां पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे नाम पे पंजाब में या हरियाणा में या यूपी में जमीन है और मेरे को उस जमीन का ठेका आता है मान लो 5 लाख रुपए महीना, तो मैं एक किसान हूं और मेरे को कोई टैक्स नहीं देना. लेकिन जो एक्चुअल में किसान वहां पे सूखा झेल रहा है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, क्रॉप फेलियर, ये सब चीजें झेल रहा है, उसको टैक्स उसको भी नहीं देना पड़ेगा. लेकिन उसकी इनकम कहाँ है, उसकी इनकम तो माइनस में है, राइट. तो ये एक बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में. ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कि जिसे हम बोलते हैं कि टैक्स वेवर्स, कंसेशंस दिए जा रहे हैं फार्मर को. यूनिफॉर्म डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द फार्मर्स. एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि शुड एग्रीकल्चरल इनकम बी टैक्स्ड. ये भी लैंड रिफॉर्म्स में आना चाहिए. अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्सेबल कर देंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, पंचायती राज बॉडीज के पास में एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा. Now, most schemes are for landowners. Schemes meant for the farmers' welfare, like minimum support prices, are available only for the landowners. The landless farmers may not be identified as farmers for the purposes of counting farmer suicides. According to Census 2011, there are 11.8 crore cultivators and 14.4 crore agricultural workers. Landless farmers, they are excluded from access to agricultural credit. अब उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता. कमीशन एजेंट्स यानी कि साहूकार या फिर जो दलाली, जो कमीशन एजेंट्स हमारी ग्रेन मार्केट्स में हम दुकानें देखते हैं, उनसे 36% से लेकर 50% तक डेट लिया जाता है हमारे ग्रेन मार्केट में बैठे कमीशन एजेंट से, राइट. इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फार्म लोन्स, इसका बेनिफिट भी नहीं मिलता. क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. लोन वेवर्स किसे दिए जाते हैं? जो बड़े किसान हैं उनको. जो गरीब किसान है वो तो दबा का दबा रह रहा है, राइट. उसका नुकसान ही हो रहा है यहाँ पे. एक्सेस टू सब्सिडाइज्ड क्रॉप इनपुट्स, फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट जिस फार्मर के नाम पे जमीन है उसको मिलेगा, राइट. ये ठीक वही वाली बात है कि अगर मैं दिल्ली में यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ तो बिजली का बिल मेरे मकान मालिक के नाम पे आता है तो सब्सिडी उनको मिलेगी. या फिर एलपीजी कनेक्शन अगर मेरे लैंडलॉर्ड के नाम पे है तो एलपीजी सब्सिडी उन्हें मिलेगी, मुझे नहीं, राइट. सिमिलरली ये सारी जो इनपुट्स हैं उसकी सब्सिडी भी जो एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड हैं उनको मिलेगी, ना कि टिलर्स को. डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम सच एज पीएम किसान आर लिमिटेड टू ओनर्स. ओनर्स को मिलेगा यहाँ पे. टैक्स एग्जेम्पशंस व्हिच आर यूजुअली क्लेम्ड बाय द लैंड ओनर्स. सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स. नीड इज convert the MS Swaminathan Commission's definition into a legal and actionable tool for identification. Political will is required. तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं. He has done tremendous amount of work in ease of doing EODB,
अब काम करना पड़ेगा EODA में, ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, क्योंकि फार्मर सुइसाइड्स और ये सब बढ़ते हैं। फार्म लोन वेवर्स देने में कोई भलाई नहीं है। किस पॉलिटिकल पार्टीज ने ये प्रॉमिस किया है, हरियाणा में बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया है कि फार्मर्स को फार्म लोन वेवर दिए जाएंगे या फिर सस्ती ब्याज दर पे लोन दिया जाएगा। पहले फार्मर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, राइट। तो बड़ी बड़ी बातें ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे रिफॉर्म को देखें तो फार्म लोन वेवर्स वगैरह हमारे इंडिया में जो कल्चर है, अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात करें, फार्म लोन वेवर तो तब आ रहा है जब किसान ऑलरेडी कर्जे में चला गया, वो तो पोस्टमार्टम हो गया काइंड ऑफ। व्हेन ही इज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुइसाइड, तब आप उसे फार्म लोन वेवर दे भी दोगे तो क्या फायदा है। आपको क्या चाहिए कि उसे सस्ती ब्याज दर पे लोन मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रीजनेबल सो दैट ही नेवर फॉल्स इनटू द डेट ट्रैप। APMCs का रिफॉर्म करना चाहिए। इस विषय में आवर प्राइम मिनिस्टर, दिस गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एट द सेंटर हैज डन अ गुड जॉब। ई एग्रीकल्चरल मार्केट्स जो बनाई गई हैं, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स, उसको पैन इंडिया स्केल पे ले जाने की जरूरत है। 60 to 70% ऑफ द फार्मर्स आर एक्चुअली विमेन। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसे हम बोलते हैं, फेमिनाइजेशन, FEMINISATION, फेमिनाइजेशन ऑफ agriculture. Linking the identity of a farmer to land ownership is devastating for women. Identity of a farmer to land ownership is devastating for women farmers. Around 60 to 70% of farmers are actually women, but their names are rarely on the ownership documents. अब अगर हम कुछ मूवीज में जैसे बोला जाता है कि ये तो होना ही था, राइट, तो वो जो मूवीज जिन लोगों ने देख रखी है वो कनेक्ट कर लेंगे। उस मूवी में क्या दिखाया गया कि विमेन को, हमारे यहाँ पे जो पेटर्नलिस्टिक सोसाइटी है, विमेन के नाम पे कोई जमीन करेगा नहीं। और अगर विमेन की ऑनरशिप क्राइटेरिया से हम इसे डील करेंगे कि अगर विमेन के नाम पे जमीन है तो ही PM किसान के अंदर विमेन बेनिफिट ले पाएंगी, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि महिला के नाम पे जमीन ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और ये सब में सरकार जो घर दे रही है वो विमेन के नाम पे होंगे, लेकिन क्या जो लैंड ऑलरेडी किसानों के नाम पे है, तो हमारे यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक जो सोसाइटी होने की वजह से, मेल शॉविनिज्म की वजह से ये नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो विमेन क्या बेनिफिशियरीज नहीं बन पाएंगी। लैंड ओनरशिप मेक्स अ फार्मर, दिस इज व्हाई ओनली 37% ऑफ दिस ईयर्स PM किसान बजट हैज बीन यूटिलाइज्ड। बाकी लोग जो है, मतलब किसान लोग बजट नहीं क्लेम कर पा रहे, यानी कि अपटेक ऑफ स्कीम इज पुअर। तो इसका मतलब क्या है, अपटेक नहीं है, सरकार बेनिफिट दे रही है लेकिन लेने वाले नहीं है। तो ऐसा तो तब होगा ना जब बेनिफिशियरीज के पास में प्रूफ ही नहीं है कि कैसे उसका बेनिफिट लें। ओरिजिनल एस्टीमेट ऑफ बेनिफिशियरीज वाज 14.5 करोड़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स। हाउएवर ओनली 7.5 करोड़ फार्मर्स हैव बेनिफिटेड सो फार। So expanding the definition of farmers will result into effective utilization of budget as well as benefits to farmers also. अब चलते चलते PM किसान की बात कर लेते हैं। PM किसान नाम से एक किसान चैनल भी बनाया गया था, DD किसान करके। तो उस किसान चैनल की एडवर्टीजमेंट के लिए, टीवी एडवर्टीजमेंट के लिए, आपको थोड़ा सा इस पे आश्चर्य होगा कि अमिताभ बच्चन ने 6.5 करोड़ रुपए चार्ज करे थे। पॉइंट मेरा ये है, 6.5 करोड़ चार्ज करे, जब ये बात न्यूज में हिंदू पे फ्रंट पेज पे आई तो ये पैसे रिफंड कर दिए गए। बोला कि मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको पता होगा। पॉइंट ये है कि अगर आप रियल बेनिफिशियरीज नहीं अपॉइंट करोगे, नहीं आइडेंटिफाई करोगे, तो किसान चैनल के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स लगाते रहो और उनको पैसे देते रहो। रियल बेनिफिशियरी विल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स। तो ये सब चीजें हैं। GST रेवेन्यू क्रॉसेस ₹1 लाख करोड़ मार्क अगेन। Month sees the third highest collection since the introduction of GST. GST revenue in November came in at 1,03,492 crore, crossing the ₹1 lakh crore mark once again after having dipped below it for 3 successive months. Average collections in the financial year 2019-2020 so far stand at 1 lakh crore rupees. The collections in November 2090 are the collections in November 2019 are the third highest monthly collections since the introduction of GST, next only to April 2019. तो अभी GST रेवेन्यू के अराउंड कंसर्न्स देखने को मिल रहे थे। GST रेवेन्यू के अराउंड कंसर्न क्या थे कि
अगर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस कम हो रही हैं तो राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने 15th फाइनेंस कमीशन को ये कहा है कि जो कॉम्पेंसेशन पीरियड है, जो 5 इयर्स का कॉम्पेंसेशन पीरियड गारंटी करा गया था, कॉम्पेंसेशन का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकारों का रेवेन्यू जीएसटी कलेक्शन के अंडर, जीएसटी रेजिम के अंडर कम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स वुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शॉर्टफॉल। अगर वैट सिस्टम में जीएसटी आने से पहले जो कॉम्पेंसेशन वैट सिस्टम में दिया जाता था, वैट सिस्टम से अगर पंजाब स्टेट का रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपीस पर ईयर कलेक्ट होता था फॉर एग्जाम्पल, राइट, लेकिन अगर वो जीएसटी आने के बाद 45,000 करोड़ हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड में से पंजाब गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपीस देगी टू मेकअप फॉर दी शॉर्टफॉल। अब जीएसटी कलेक्शंस क्योंकि कम हो रही थी, यानी कि स्टेट्स के पार्ट पे, स्टेट्स की तरफ जो है शॉर्टफॉल बढ़ने लग रहा था रेवेन्यू कलेक्शंस में डिप होने की वजह से, क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन लाया गया या जो जीएसटी लाया गया या जो इंटरनेशनल सिनेरियो में रिसेशन देखने को मिल रहा है, उस वजह से जीएसटी कलेक्शंस कम हो रही थी। 4.5% पे यदि जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो नेचुरल सी बात है टैक्स कलेक्शंस कम होंगी। अब अगर टैक्स कलेक्शंस कम होंगी तो सरकारों के पैसे कम जाएंगे, सरकारों के पैसे कम हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जीएसटी कॉम्पेंसेशन मांगेंगी। लेकिन अब ये राहत की बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नवंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शंस देखी गई हैं। द ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर इज 1,03,492 crores. After 2 months of negative growth, GST revenues witnessed an impressive recovery with a positive growth of 6% in November 2019 over the November 2018 collections. According to the government, GST collections on domestic transactions saw a growth of 12%. अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन है? हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं जीएसटी कलेक्शंस यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे होती तो यानी कि इंटरनेशनल ग्रोथ की वजह से इंडिया में ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की वजह से जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज हो रही हैं तो यानी कि डोमेस्टिक रिसेशन कम हो रहा है या डोमेस्टिक रिसेशन इज ऑन इट्स वे आउट, राइट। दिस इज द 8th टाइम since the inception of GST in July 2017 that monthly collection has crossed the mark of 1 लाख करोड़ रुपीस। ये बताया जा रहा था कि जब जीएसटी लाया जा रहा था कि कैस्केडिंग इफेक्ट या इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से जीएसटी में कलेक्शंस बढ़ेंगी, बिकॉज द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू ट्रेल द चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि अगर ए ने बी को गुड्स बेची तो बी को उस टैक्स का कंसेशन मिल जाएगा। यदि 100 रुपए की गुड्स ए ने बी को बेची तो जो 18% या 12% टैक्स लग रहा है बी को 112 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बी जब ये गुड्स सी को बेचेगा तो बी को जो टैक्स पे करना है इस पे एक 12 रुपए और, तो बी पहले वाले दिए गए टैक्स का रिफंड ले सकता है। अब जब बी को अगर रिफंड लेना है तो बी को ए के द्वारा दिया गया बिल सरकार को देना होगा। अब अगर बी ए के द्वारा दिया गया बिल सरकार को देगा तो ए की जो परचेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग है ए को माइनस ए की या ए से पहले मान लो जिससे भी परचेजिंग करी है उससे जो 50 रुपीज़ की गुड्स खरीदी थी उसके बारे में बताना होगा। इस वजह से सरकार का जीएसटी रेवेन्यू ही नहीं, सरकार को एक्चुअल प्रोडक्शन इकोनॉमी में कितना हो रहा है, एक्चुअल इनकम जनरेशन ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से लेकर जेड तक सबका एक्चुअल प्रोडक्शन पता लगने की वजह से भले ही रेवेन्यू रेट कम होगा लेकिन बैक चेन डेवलप होने की वजह से सरकार को सारी चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस का पता लग जाएगा। अगर ये पता लग जाएगा तो सरकार का जीएसटी रेवेन्यू ही नहीं बल्कि इन लोगों की ए बी सी डी की इनकम का भी पता लग जाएगा। नाउ इसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट्स पे आपने टैक्स पे किया है 12%, उसका आप क्रेडिट यानी कि रिफंड ले सकते हो या उसे एडजस्ट करवा सकते हो एट दी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। The GST collection on imports continued to contract by 13% compared with a contraction of 20% in the previous month. Crossing rupees 1 trillion in a festive month after a few months of tepid collections would act as a sentiment booster and help in keeping the fiscal deficit under control, hoping that this trend continues in the coming months. Right, so now Delhi government rejects the mercy petition in Nirbhaya rape case.
दिसंबर 2012 में इस रेप को अंजाम दिया गया था एंड जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी लगाई गई थी। उस जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे काफी सारे क्रिमिनल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल आईपीसी में, क्रिमिनल लॉ में चेंजेस लाए गए थे। उन चेंजेस के बाद भी आज अगर हम इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करें तो सर्च ऑन फॉर 2 एक्यूज्ड इन तमिलनाडु गैंग रेप, थोड़ा सा और फॉरवर्ड करें तो 92.9% केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग इन दी सिटी कोर्ट्स। आई विश आई कुड टेक यू बैकवर्ड टू लास्ट वीक जब हमने ये देखा कि निर्भया फंड अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। निर्भया फंड में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए डाले थे। 1000 करोड़ रुपए का ये फंड क्रिएट करा गया था ताकि जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, बसेस हैं और बाकी सब जो प्लेसेस हैं, डिंजी प्लेसेस हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करे जाएंगे। एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, विमेन को, रेप विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और महिला पुलिस की नियुक्ति करी जाएगी। लेकिन ये सब तो नहीं हुआ, जो चल रहा था वो चल रहा है, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं साउथ इंडिया में। कॉम्बेटोर सिटी पुलिस हैव फॉर्म्ड 3 स्पेशल टीम्स टू ट्रेस 2 of the 6 accused who escaped after allegedly gang raping a class 11 girl. Police have included charges under section 506. Then the gang rape also put the focus back on sexual abuse case, Pollachi sexual abuse case in Coimbatore that had hit headlines earlier this year before the Lok Sabha polls after videos of some girls being forced to strip by certain politically influential persons surfaced. So additionally, breaking his silence over the brutal rape and murder of a women veterinarian in Cyberabad, Telangana Chief Minister instructed setting up of a fast track court for expeditious trials in the case. तो अब तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने कुछ बंगला बनाया है 250-300 करोड़ रुपए का। सुनने में आता है कि मतलब उसका बाथरूम भी देखने वाला है। अब इन्होंने स्पेशल कोर्ट अब बनाया है जब जाके ये घटनाएं हो रही हैं। अगर हम स्पेशल कोर्ट्स की भी बात करें तो स्पेशल स्टेट तो बनाया गया, सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाया गया, लेकिन डेवलपमेंटल इंडिसेस पे या विमेन एम्पावरमेंट पे तेलंगाना का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वो अलग बात है कि चीफ मिनिस्टर्स एक्सेट्रा के बंगलोज वगैरह बनते रहते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स के लिए जजेस की नियुक्ति क्या करी तेलंगाना ने? करी गई या नहीं? आंसर नहीं है ऑफ कोर्स, राइट। तो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल पुलिस भी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम्स चाहिए, जजेस चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि कभी कोई मैटर जब पुलिस में आ गया या सेंसेशनलाइज हो गया, मीडिया में आ गया, उसके बाद उसकी जांच के लिए 3 स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं, 4 भी बनाई जाएंगी, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का बयान भी आएगा। लेकिन 2013 में बजाया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जो फंड है, निर्भया फंड जिसे हम कहते हैं, इसको कोई भय नहीं है क्योंकि इस फंड को कोई खर्च करने वाला नहीं है। 1000 करोड़ में से शायद सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि 800 करोड़ रुपए एज इट इज पड़े हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पे। रिकमेंडेशंस हैज बीन सेंट टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। इट इज द फिटेस्ट केस टू रिजेक्ट द मर्सी पिटीशन, कीपिंग इन व्यू द हीनस एंड ग्रेवेस्ट क्राइम ऑफ extreme brutality committed by the appellant. Delhi Home Minister said there is no merit in the mercy petition, strongly recommended for rejection. तो ये factual news है। Now, National Crime Records data जो कि 2 साल के बाद आया, 2019 में 2017 का डेटा आ रहा है। हम 22वीं सदी में पहुंच चुके हैं। Reveal the, बहुत फास्ट चल रहा है सब कुछ, नहीं। Reveal the convictions have taken place in 690 cases. Convictions have taken place in 690 cases with a conviction rate of 33%, यानी कि सिर्फ पप्पू पास हुआ है यहाँ पे। 33% का conviction rate है। Capital recorded 92.9% cases of crime against women pending in various district courts, stated NCRB data for 2017. With a conviction rate of just 33%, Capital recorded 92.9% of crime against women pending in various district courts, स्टेटेड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा सेंसिटिविटी से कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि दिल्ली में विमेन आर रिलेटिवली मोर एम्पावर्ड, सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट फील शाय, दे फील एम्पावर्ड इनफ टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस। A total of 41,000 cases, including 10,120 cases in 2017, are pending for trial in 6 district courts of Delhi. According to the data, convictions have taken place in 690 cases, even though in many of these cases special courts were set up. तो पॉइंट ये है कि स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल जजेस होने चाहिए, उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की जरूरत है, राइट।
We need to have all India judicial service. Dependency rate of cases of crime against women highest in Delhi among 19 metropolitan cities. Delhi contributed 28.3% of total such cases reported in 19 metro cities. A total of 11,500 odd such cases were reported in Delhi. तो ये सारा डेटा है. In 2007, this is the data. Now, report stated that a majority of cases under crime against women was registered under cruelty by husband or his relative. तो इस पे हम बात करें. दिल्ली हाई कोर्ट की पिछले हफ्ते एक जजमेंट आई थी. मैरिटल रेप इज नॉट एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 375. इंडिया में मैरिटल रेप अभी तक पीनलाइजिंग, अभी तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. सेक्शन 375 में एक ऑफेंस बचा है, एक एक्सेप्शन है, रेप बाय हस्बैंड. असॉल्ट ऑन विमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. 22% जो क्राइम्स हैं, 41,000 जो 11,542 हैं, इसमें से 22% असॉल्ट ऑन विमेन. किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ विमेन 20% ऑफ केसेस. रेप 7% इन ऑल 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ये एनसीआरबी 2017 डेटा है. रिपोर्ट क्यों डिले करी गई? एनसीआरबी की रिपोर्ट 2 साल बाद क्यों रिलीज करी गई? वो उसका कुछ जवाब हमारे पास है नहीं. एनसीआरबी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये सब चीजें हैं. नाउ द डिफेंस आर्ग्यूमेंट फॉर द पुअर कन्विक्शन रेट इन केसेस ऑफ crime against women says that the cases are dealt with high priority and the charge sheet is filed within 60 days. But during the trial, either the witness turns hostile or the lack of statement from eyewitness delays the process, thus affecting the conviction. Except for 2017, the city has recorded 32,000 odd cases of crime against women pending investigation in Delhi. Now, coming here, measures taken. डायनामिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइम प्रोन एरियाज. क्राइम प्रोन एरियाज की डायनामिक आइडेंटिफिकेशन पुलिस कर रही है. डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस रिसोर्सेज. डेडिकेटेड विमेन हेल्पलाइन नंबर 1091. एक्सक्लूसिव विमेन हेल्प डेस्क एट पुलिस स्टेशंस. एंटी स्टॉकिंग सर्विस फॉर विमेन. एंटी स्टॉकिंग सर्विस. स्टेशनिंग ऑल विमेन, यानी कि ऐसी पीसीआर वैन जिसमें कि सारी महिलाएं रहेंगी इन वल्नरेबल एरियाज. Concerted action against consuming alcohol in public places. पब्लिक पार्क्स वगैरह में बियर पीना या फिर शराब पीने की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते थे, तो उस पर निगरानी रखी जा रही है. तो इन्फॉर्मिंग सिविक एजेंसीज रिगार्डिंग डार्क पैचेस फॉर रेक्टिफिकेशन. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर विमेन गर्ल्स. ये सारे काम किए जा रहे हैं. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू जॉट डाउन फॉर योर यूपीएससी जीएस मेंस पेपर 3 and 2 as well. Now, Japan tracking J&K situation very carefully. जापान की मिनिस्ट्री ने ये कहा है while declaring that Tokyo remains focused on connectivity projects in India, including in northeastern region. Japan is tracking the situation in Kashmir Valley and hopes for a peaceful solution. Japan is aware of long-standing differences of views with regard to Kashmir and hopes a peaceful resolution. Now, Japan's interest includes the northeastern region and connectivity inside Japan. तो इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए. In 2+2 मीटिंग both side discussed China, North Korea. जापान और इंडिया के बीच में चाइना और नॉर्थ कोरिया का इशू डिस्कस हुआ. And the relationship with Sri Lanka, which is located on the energy lane between Japan and Gulf nations. It is understood that infrastructure in the northeastern region will build a connectivity continuum that will help in better ties between India and Indo-Pacific region, especially the ASEAN countries, including the South China Sea. Japan-India Summit 2019 will be held in Assam's Guwahati later this month, and that is why the statement by the Foreign Minister I'm so sorry guys. Foreign Minister and Defense Minister of Japan discussed a wide range of regional and global issues with their Indian counterparts at the first Japan-India 2+2 Foreign and Defense Ministers meetings. India's actions had drawn a sharp response from Pakistan as well as China, which had also opposed the decision to create the Union Territories of Jammu and Kashmir. Right, तो ये सब चीजें हैं. Now, coming here, the official addressed the concerns over Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor or the bullet train project and asserted that it is on track. We do not share the impression. अब यहाँ पे जो मैंने 2+2 मीटिंग बनाया है वो फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देयर काउंटरपार्ट्स फ्रॉम जापान उनके बीच में होती है.
ये आपको पता होना चाहिए। जो जापान इंडिया समिट 2019 असम के गुवाहाटी में होने वाली है, और बीजिंग continues to include Arunachal Pradesh in India-China border dispute and has criticized foreign visitors to the state। तो इसीलिए मीटिंग असम में होगी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। इंडिया ये चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करवाई जाएं फॉरेन डिग्निटरीज या इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट्स, ताकि ये सब काम इंडिया का जो क्लेम है, सॉवरेन क्लेम जो कि सही है, उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स किया जा सके। नाउ project was launched by Prime Minister during Shinzo Abe's Prime Minister of Japan's visit in September 2017 to Gujarat, was to be concluded by 2022 but has been troubled by the opposition of farmers। रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है। ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिया का डिसीजन इंडिया जापान रिलेशंस पे। अभी एनालिसिस अगर हम इसका देखें तो रीसेंट पास्ट में ये देखा गया कि जापान हैज बीन मूविंग क्लोजर टू चाइना। जापान चाइना के साथ करीबियां बढ़ा रहा है। चाइना जापान रिलेशनशिप्स आर ऑन दी अपस्विंग। तो इट वाज डिस्कस्ड बाय द जापानीज फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2+2 मीट डायलॉग। इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू जॉइन RCEP। तो recent reports suggested that Japan too wished to stay out of the trade pact that is backed by China। तो पहले जापान इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है पिछले एक हफ्ते में ये देखने को मिल रहा है कि जापान भी ऑप्ट आउट करने की बातें कर रहा है, या फिर जापान ये चाहता है कि इंडिया को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, तभी जापान को फायदा होगा। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटस टू बी प्लेस्ड बिफोर पब्लिक। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, his speech also promises 80% quota for sons of soil, 80% quota for people from Marathwada region and others, 1 rupee clinic scheme। तो ये दिल्ली का मिस्टर अरविंद केजरीवाल का आइडिया था, चीफ मिनिस्टर का। 1 रुपी या मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम से उन्होंने प्रोपेगेट किया। प्राइम मिनिस्टर को ये आइडिया पसंद आया, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसे पैन इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करने की बात करी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए। फ्रॉम मील्स एट ₹10 to 80% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ये पहले बिहार में भी ऐसी बात हुई थी फॉर सन्स ऑफ सॉइल। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इंट्रोड्यूसिंग द एजेंडा in his first speech in the House Legislative Assembly, he was introducing the agenda of the government. He said at the joint session of state legislature, Legislative Assembly plus Legislative Council, क्योंकि महाराष्ट्र में Legislative Council भी है, तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो रिजर्वेशन और ये सब की बात करी गई है, जिसमें कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का इम्प्रिंट पूरी तरह से दिखता है। गवर्नर highlighting the policy of the government promised that a factual report showing the financial status of the state will be placed before the people। यानी कि लोगों के समक्ष वो रिपोर्ट रखी जाएगी कि पहले वाली जो सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनकी रही, फिस्कल डेफिसिट स्टेट का क्या है। इन अ स्पीच डिलीवर्ड इन मराठी, मिस्टर गवर्नर स्पेल्ड आउट द न्यू गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय 3 पॉलिटिकल पार्टीज। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? जब पॉलिटिकल पार्टीज में गठबंधन होता है तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज किया जाता है। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के वे से, यानी कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज की कॉमन मिनिमम प्रायोरिटीज क्या हैं, ताकि वो जो कोalition इन्होंने बनाया है वो ड्यूरेबल रहे, 2.5 साल 2 साल के बाद टूटे नहीं, इसलिए। तो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। That is why the government is planning to enact a law to ensure 80% reservation in private sector jobs for sons of soil. Now, this was all in his speech. This is a state-centric news, so we will not go too much into it. As of now, this is a speech only. When things would be implemented, अगर कुछ national level पे, UPSC exam level पे जरूरी होगा तो हम उसे जरूर डील करेंगे। India, Sweden to sign MOU for polar science cooperation. It has been in the works for some time, says envoy. India and Sweden are likely to sign their first maritime cooperation agreement. Cooperation in polar sciences, poles of earth, then during the visit to India of the Swedish royal couple and senior ministers. We have a memorandum of understanding that's being prepared, ये उन्होंने कहा। Then in the last few years, India has signed a series of maritime information exchange as well as military logistics support agreements extending the reach of its armed forces. The pact with Russia in advanced stages of discussion will give India access to Russian bases in Arctic for logistics and operational turnaround. However, the agreement with Sweden is scientific in nature.
their representative said Swedish government made it clear that Sweden saw defense as one important area continually, पूरी तरह से, right, मतलब लगातार, between the two countries India and Sweden, and the Swedish government was behind the Saab's effort. Saab एक कंपनी है जो Gripen फाइटर जेट बना रही है, right, to pitch its Gripen fighter for Indian Air Force's tender for 114 fighter jets that India needs. अब हमने राफेल खरीदा है फ्रांस से, लेकिन स्वीडन भी हमें ये ग्राइपेन बेचना चाहता है. ग्राइपेन एक आधुनिक फाइटर जेट है. Asked whether Sweden has spoken to US about the tender to avoid problem in future as Gripen is powered by an American engine. तो यानी कि जो ग्राइपेन के जो इंजन है उसके जो पेटेंट्स हैं, उसका जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे हम बोलते हैं, वो US की कंपनी के पास में है एंड हैज अदर US ओरिजिन कंपोनेंट्स. तो कहीं US से बाद में इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना क्रिएट कर दे, इसलिए. Approvals are needed, observing that any aircraft today anywhere has components from different countries. Sweden representative said his take was that Saab had offered to be a partner and obviously the approvals needed in this case from American partners have been discussed and acquired. क्योंकि प्रॉब्लम ये है क्योंकि US companies Boeing and Lockheed Martin are also in the race. तो अगर US कंपनीज बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन अपना प्लेन, अपना फाइटर जेट इंडिया को बेचेंगी या बेचना चाहती हैं, अगर साब ग्राइपेन बेचेगा इंडिया को, तो ये कंपनीज रूल आउट हो जाएंगी. तो इसी वजह से यूएस से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है. सो दिस वाज ऑल. You can go for my current affairs magazine on Unacademy, on Amazon as well as on my website www.jatinverma.org. Then Unacademy पे मेरे ये जो कोर्सेज हैं आप इनको भी पा सकते हैं. अपकमिंग कोर्सेज बाय मी, एक तो इंडियन इकोनॉमी कोर्स है जो दिसंबर में स्टार्ट होगा. करंट अफेयर्स राउंडअप 365 कोर्स, दिस इज मच अवेटेड कोर्स. मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन मेलिंग मी फॉर दिस कोर्स. तो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन मेथड के तहत आप सारे कोर्सेज मेरे एक्सेस कर सकते हो एक ही बार. सब्सक्रिप्शन फी एनुअल या 6 मंथ्स की जो फी पे करके, डेली न्यूज एनालिसिस प्लस कोर्स जिसमें कि हम टॉपिक बेस्ड अराउंड 175 टॉपिक्स जो है 360 डिग्री एनालिसिस, जिसके लिए I have been working for last 2 years on this 360 degree analysis, what, when, why, how. Unacademy Plus पे ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे. करंट अफेयर्स राउंडअप कोर्स, 365 कोर्स, जिसे हम कहते हैं कि पूरे साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, राइट. GS मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट इकोनॉमी, GS मेंस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी प्लस पे पा सकते हो. और जब अनअकैडमी पे आप पे करने जाओगे तो आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड Jatin Verma 71 ऑन Unacademy Plus. So this was all guys. Thank you. Bye bye. Have a great day.